गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम विपिन चौधरी है और मैं जो हूँ वो आपका लैंग्वेज का एजुकेटर रहूँगा। तो अपने जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एसएससी से लेके और जितने भी आपके एग्ज़ाम्स के अंदर लैंग्वेज का आपका पोर्शन रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज का, वो पोर्शन जो है वो अपन लोग यहाँ से कवर कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से जो है वो बेसिकली अपन लेवल जो है वो एसएससी का लेके चलेंगे और उस लेवल के अंदर आपके नियर अबाउट जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे एलडीसी का हो, चाहे आप सीपीओएसआई का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर और कोई एग्ज़ाम जितने भी आपके आते हैं जिनके अंदर लैंग्वेज आता है, वो यहाँ से सारी चीज़ें जो होंगी वो अपनी कवर हो जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो, और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी लैंग्वेज को सीखना हो तो उसके लिए सबसे पहले अपने को लैंग्वेज के जो बेसिक नॉलेज है उसको लेना पड़ेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका बेसिक नॉलेज जो है वो लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपका लैंग्वेज की। किसी भी लैंग्वेज को सीखना हो, यानी किसी भी भाषा को सीखना होता है, तो उस लैंग्वेज को सीखने से पहले अपन जब भी सीखते हैं तो उसके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे हिस्से होते हैं उस लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो जब भी मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूँ, तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले अपने पास जो लैंग्वेज है उसके अपन को सीखने पड़ेंगे लेटर्स। लेटर्स सीखने का मतलब, लेटर्स जो हैं वो आपका वर्ण को कहा जाता है लैंग्वेज के अंदर। तो कहने का मतलब इन लेटर्स की मैं बात करता हूँ तो वो आपका लैंग्वेज के अंदर सिंपली जो है वो आपके क्या हो सकते हैं, वर्ण हो सकते हैं। ठीक है। अब इन वर्णों की बात करते हैं तो लैंग्वेज के अंदर जब वर्ण अपन देखते हैं तो अपनी एबीसीडी जो आती है वो अपने पास टोटल 26 लेटर्स आते हैं। तो आप लोग जो है वो छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते हुए आए होंगे कि जब अपन इन लेटर्स को अलग अलग जगह पे जो है वो अपन हटाते हैं यहाँ से, तो यहाँ से यदि अपन बात करेंगे तो लेटर जो है वो अपने पास बेसिकली दो टाइप के आएंगे। एक तो अपने पास जो आते हैं वो आते हैं वोवल्स। ठीक है। और इन्हीं लेटर्स की मैं बात करूँ तो इनमें से जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आपका आती है कॉन्सोनेंट्स। कहने का मतलब यहाँ से यदि मैं आपका बताना चाहूँ तो पहले तो आपके हो जाएंगे वोवल्स, दूसरे नंबर पे आपके आते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो ये जो लेटर्स होते हैं अपने पास लैंग्वेज के अंदर, ये अपने पास टोटल 26 लेटर्स होते हैं। यदि मैं वोवल्स की बात करूँ तो वोवल्स अपने पास 5 होते हैं टोटल। कौन सा हो गया? ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, और आपका क्या हो गया? यू हो गया। तो वोवल्स की कैटेगरी में अपने पास 5 लेटर्स आ जाएंगे। और जो आपके कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में जाते हैं तो जितने आपके 21 लेटर्स बच गए, तो कहने का मतलब यहाँ से जो आपके रिमेनिंग 21 लेटर्स जो होंगे उनको मैं रखता हूँ यहाँ से आपका कॉन्सोनेंट्स की श्रेणी में। तो सीधी सी बात ये है कि जब अपन बात करते हैं तो लेटर्स अपने पास टोटल जो होंगे वो अपने रहेंगे 26। 26 को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं तो यहाँ से अपने पास वोवल्स जो हैं वो निकल के आते हैं टोटल 5। और यदि मैं बात करता हूँ कॉन्सोनेंट्स की तो कॉन्सोनेंट्स अपने पास निकल के आते हैं टोटली क्या, 21। ठीक है जी। तो सबसे पहले बेसिक सी बात क्या होगी कि सबसे पहले लैंग्वेज को सीखने के लिए अपने को लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और लेटर्स को यदि अपन कैटेगरी में देखते हैं तो दो टाइप की कैटेगरी अपने पास आती है। 5 तो आपके पास वोवल्स होते हैं और जो 21 रिमेनिंग जो लेटर्स होते हैं इनको अपन जो है वो रखते हैं किसकी कैटेगरी के अंदर, कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी के अंदर। अब देखिएगा, यहाँ से आगे चलते हैं। तो लेटर्स अपन ने पढ़ लिए। अब यहाँ से देखना कि एसएससी जो है वो पहला क्वेश्चन यहाँ से उठाता है, एक शब्द लेता है तो अपन कहते हैं अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट जो है और लेटर जो है वो दोनों आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग होने का मतलब कि यदि मैं अल्फ़ाबेट की बात करूं तो कोई भी भाषा आपको सीखनी होती है, कोई भी भाषा आप सीखेंगे, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज आप ले लीजिए, उस लैंग्वेज का अपने आप में जो है वो एक अल्फ़ाबेट होता है। यानी कि इसको यदि मैं सिंपली लिखना चाहूँ तो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स लिख सकता हूँ। ठीक है जी। तो कहने का मतलब आपका लेटर्स का जो ग्रुप हो गया, लेटर्स का जो समूह हो गया, इसको अपन सिंपली कहते हैं अल्फ़ाबेट। अब होगा क्या कि इसी अल्फ़ाबेट को यदि आप हिंदी में देखते हैं ना कि जी मुझे हिंदी में जो है वो अल्फ़ाबेट का अर्थ चाहिए, तो इसको आपका हिंदी के अंदर कहा जाता है क्या, वर्णमाला। अब देखिएगा यहाँ से एसएससी ने जो है वो क्वेश्चन कैसे उठाया है। जब अपन एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, यानी कि एक भाषा की बात कर रहे हैं, तो हर एक भाषा का अपना अलग अलग अल्फ़ाबेट होता है और उसी अल्फ़ाबेट के अंदर जो है वो टोटल जो आपके लेटर्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो होता क्या है कि जब आपसे एसएससी क्वेश्चन पूछता है तो एसएससी ने जो है, जो एक भाषा की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं जो हूँ यहाँ से एक भाषा की बात कर रहा हूँ, एक लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ।
तो यदि एक लैंग्वेज की अपन बात करते हैं तो ये जो शब्द मैंने आपके सामने लिखा है का प्लूरल बनाना गलत माना जाएगा। कब? जब अपन एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इसका प्लूरल जो है वो बनाना गलत माना जाता है। कहने का मतलब एसएससी ने जो है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा था एरर के अंदर, और ये जो शब्द है इसके साथ में आपका एस जोड़ के लिखा गया था, इसको क्या? अल्फ़ाबेट्स। तो कहने का मतलब यदि एक से ज़्यादा लैंग्वेजेज हैं तो मैं वहाँ पे अल्फ़ाबेट शब्द का यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये बताना है कि एक ही भाषा की जो है वो वर्णमाला है, तो एक भाषा की एक ही वर्णमाला होती है, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब यदि अपन एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहें तो एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, कैसे एक से ज़्यादा भाषा के लिए जो है वो अपन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं और कैसे एक भाषा के लिए जो है वो अपन अल्फ़ाबेट शब्द का यूज़ करेंगे। देखिएगा, जैसे मैं कहता हूँ नेहाज डॉटर हैज लर्न द अल्फ़ाबेट्स ऑफ द इंग्लिश, और फिर आपका हो गया सिंपली लैंग्वेज। और इसी को मैं दूसरे एक एग्जाम्पल के तौर पे और लेना चाहूँ, दूसरा एग्जाम्पल मैं ये दे सकता हूँ कि आपको जो है मान लीजिए बहुत सारी भाषाओं के अलग अलग अल्फ़ाबेट्स जो है वो सीखने हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स ऑफ वेरियस लैंग्वेज। दो एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपली दिए हैं। तो यहाँ से यदि आप बात करते हैं तो ऊपर वाले एग्जाम्पल को यदि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से मैं केवल एक लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। एक लैंग्वेज की बात करने का मतलब यहाँ से सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट सीखना चाहता है, यानी कि जितनी आपकी एबीसीडी है वो सीखना चाहता है। तो यदि मैं आपका पूरा का पूरा आपका लेटर्स का कॉम्बिनेशन बनाना चाहूँ, यानी कि पूरी की पूरी एबीसीडी बताना चाहूँ, तो वहाँ पे मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई है कि जब भी अपन एक सिंगल लैंग्वेज की बात करते हैं तो सिंगल लैंग्वेज की बात जहाँ कहीं भी की जाएगी तो उसकी वर्णमाला हमेशा एक होती है। एक से ज़्यादा वर्णमाला यदि होती हैं तो वो लैंग्वेजेज जो होंगी वो भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगी। तो यहाँ से मैंने जो है वो सिर्फ एक लैंग्वेज की बात की, यानी कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से अल्फ़ाबेट शब्द जो है ये लिखना क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। तो गलत माना जाएगा तो या तो जो है वो आप इस अल्फ़ाबेट्स की जगह है सिंपली अपना जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं क्या? या तो लिख दीजिए अल्फ़ाबेट। और यदि कोई बंदा चाहता है कि जी मुझे यहाँ से अल्फ़ाबेट्स नहीं यूज़ करना, यहाँ से मैं वर्णों की बात करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिंपली आप इस अल्फ़ाबेट शब्द की जगह आप लिख सकते हैं क्या? लेटर्स। तो कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ से मैं एक लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ अल्फ़ाबेट शब्द का यूज़ करना पड़ेगा। एक से ज़्यादा की बात की जाएगी तो अल्फ़ाबेट शब्द का यूज़ करना सही माना जाता है। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है? वेरियस, और उसके बाद में लिखा गया है क्या? लैंग्वेजेज। तो जब अपन वेरियस लैंग्वेजेज की बात करते हैं तो भाषाएं जो हैं वो मोर देन वन हो गई हैं। मोर देन वन होने का मतलब कि एक से जो है वो ज़्यादा आपकी लैंग्वेज यहाँ पे आ चुकी है। तो एक से ज़्यादा लैंग्वेज यहाँ पे आ जाती है तो उसके लिए ध्यान रखना कि अल्फ़ाबेट शब्द का यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ से यह जो अल्फ़ाबेट का यूज़ है वो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो सीधा सा फंडा क्या हुआ कि जब अपन एक लैंग्वेज की बात करते हैं, एक भाषा की बात करते हैं, तो उसके लिए अल्फ़ाबेट शब्द जो है वो एक भाषा का एक अल्फ़ाबेट होता है। कहने का मतलब उसकी वर्णमाला जो है वो एक होती है। और यदि भाषाएं अलग अलग ले रहे हैं तो वहाँ पे अल्फ़ाबेट शब्द का यूज़ किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यदि एक भाषा की बात करूंगा तो उस भाषा का अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं, उस भाषा के जो है वो अल्फ़ाबेट रहेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपका एसएससी पूछ चुका है। तो इन जो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट में जब आपकी बात आती है तो अल्फ़ाबेट तक अपन आ चुके हैं। उसके बाद में देखना कि जब आप लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट करते हो, जैसे आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो मैथमेटिक्स के अंदर आपने क्या किया कि शुरू के अंदर आपने जोड़ बाकी गुणा भाग पढ़ा। उसके बाद में जो है वो बाकी की जो चीज़ें होती हैं, जैसे फिर आप उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो टॉपिक्स के ऊपर आते हो, जितने टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब पहले बेस तैयार करते हो। तो मैथमेटिक्स का बेस आपने तैयार कर लिया कि जोड़ बाकी गुणा भाग सीख लिया, उसके बाद में कुछ और एडिशनल चीज़ें जो हैं वो सीख ली। उसी हिसाब से लैंग्वेज का बेस जो है वो अपने को तैयार करना पड़ेगा भाई। लैंग्वेज का बेस तैयार करने के लिए अपने पास देखिएगा कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनको मैं लिख रहा हूँ, इनको अपन डीपली पढ़ेंगे कि एक्चुअल में होती क्या है।
सबसे पहले मेरे पास जो आइडेंटिटी आती है वो आती है वर्ड। दूसरी आइडेंटिटी जो है वो मेरे पास निकल के आती है फ्रेज। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अपन डीपली समझेंगे कि ये होती क्या है। तीसरी जो आपके मेरे पास आइडेंटिटी आती है वो आती है क्लोज। और चौथी जो यहाँ से आइडेंटिटी मेरे पास निकल के आती है वो आती है मेरे पास क्या, सेंटेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब जो आपकी आधारभूत इकाइयाँ जिनको आप कहते हो वो जो हैं वो आपकी होती हैं लैंग्वेज की। सबसे पहला आपका हो गया वर्ड, दूसरा आपका हो गया फ्रेज, तीसरा आपका हो जाएगा क्लोज, और चौथा जो आपका रहता है वो आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस। अब देखना, सबसे पहले मैं जो बेसिक इकाई है यानी कि जो बेसिक यूनिट है लैंग्वेज की वो अपनी होती है वर्ड। अब देखना कि वर्ड को अपन डिफाइन कर लेते हैं कि एक्चुअल में वर्ड जो है वो आपका होता क्या है। तो वर्ड जो है वो आपका सिंपली जो होगा वो आपका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा, और ये जो कॉम्बिनेशन रहता है, समूह रहता है, वो आपका रहता है लेटर्स का। लेटर्स जो अभी अपन ने सीखे ना, ABCD जो है वो आपके लेटर्स होते हैं। तो जो आपका लेटर्स का कॉम्बिनेशन होगा उसी को अपन वर्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ से एक छोटी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है ये हमेशा आपका मीनिंगफुल होना चाहिए। अब मीनिंगफुल से जो है वो आप लोगों के एक चीज़ दिमाग में आती है कि ये मीनिंगफुल जो है वो वर्ड आपका एक्चुअल में यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है। अब मैं इस मीनिंगफुल की बात करता हूँ तो उसका अपने आप में एक अर्थ होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले लेते हैं, मैंने आपका एक वर्ड लिखा, जैसे ये वाला सिंपली आपका, छोटे छोटे बिल्कुल शब्द मैं अभी ले रहा हूँ। उसके बाद में मान लीजिए आपने शब्द जो है वो आपका लिख दिया क्या, टॉइन हो गया। उसी हिसाब से मान लीजिए कि आपने एक शब्द जो है वो लिख दिया डेफ। अब यहाँ से यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ पे देखना, एक लेटर आपका ए हो गया, दूसरा पी, तीसरा यहाँ से पी, चौथा एल, और पांचवा क्या हो गया, ई। यहाँ से एक लेटर की बात करता हूँ तो एल, फिर आई, फिर ओ, फिर क्या हो गया, एन। एक लेटर आपका डी, फिर ई, फिर ए और एफ। तो कहने का मतलब यहाँ से देखता हूँ तो टोटल कॉम्बिनेशन जो है वो आपके 5 लेटर यहाँ पे लिखे हुए हैं। कहने का मतलब यहाँ से मैं यदि बात करता हूँ तो हटा लेते हैं, तो यहाँ से मैं यदि बात करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से जो लेटर्स का जो लेटर्स हैं आपके टोटल, तो 5 लेटर्स इसके अंदर आपके जोड़े हुए हैं टोटल। इसकी यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ से जो लेटर्स हैं आपके टोटल वो लिखे गए हैं इसके अंदर टोटल 4। यहाँ से मैं बात करता हूँ तो 4 लेटर जो हैं वो यहाँ पे कंबाइन आपस के अंदर हो चुके हैं। लेकिन देखना, यहाँ से मैं यदि एप्पल की बात करता हूँ तो एप्पल जो है वो आपको अर्थ दे देता है सेव। ठीक है, अपने आप में देखिएगा अर्थ निकल के आ रहा है। लॉयन की मैं बात करता हूँ तो अपने आप में आपको अर्थ दे देता है शेर, और डेफ की मैं बात करता हूँ तो ये आप अपने आप में आपको अर्थ दे देता है किसका, पहरा। अब यहाँ से यदि आप एक चीज़ देख पा रहे हो, एक चीज़ जो है वो आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ से जितने भी शब्द मैंने बनाए हैं इनका अपने आप में जो है वो क्या है, एक अर्थ है, यानी कि ये शब्द जो है वो मीनिंगफुल है। तो इनको जो है मैं वर्ड की कैटेगरी में रख सकता हूँ। अब ऐसा नहीं होगा कि लेटर्स को आपने हर कहीं भी जोड़ दिया, कैसे भी करके उनको कंबाइन कर दिया तो वो वर्ड बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई। यदि इसी जो अभी जो मैंने आपके सामने वर्ड लिखा है इसको मान लीजिए कि मैं कैसे भी तोड़ के जो है वो मैंने इधर उधर करके लिख दिया, ठीक है, ये यदि मैं लिख देता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको अपन लैंग्वेज के अंदर वर्ड नहीं कह सकते। क्यों? ये जो आपका कॉम्बिनेशन तो है, लेटर्स का कॉम्बिनेशन तो है, लेटर्स को आपस में जोड़ा तो गया है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपका मीनिंगफुल नहीं है। तो वर्ड के लिए जो है वो अपने पास क्या बात निकल के आती है, वर्ड के लिए ये बात निकल के आती है कि लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन लेटर्स का कॉम्बिनेशन होने के साथ साथ वो जो आपका इकाई होती है, वो जो यूनिट होती है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। तो ऐसी इकाई जो आपका लेटर्स का कॉम्बिनेशन हो और मीनिंगफुल हो, उस इकाई को अपने लैंग्वेज के अंदर जो है वो आपका वर्ड कहा जाता है। तो यहाँ तक ये जो चीज़ें हैं मैं आशा करता हूँ ये क्लियर हो जाएगा, यानी कि वर्ड जो है वो अपन लोग पढ़ चुके हैं कि वर्ड एक्चुअल में क्या होता है। दूसरा जो यहाँ से अपन लेते हैं वो आपका आता है फ्रेज। अब देखना भाई, फ्रेज जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके लैंग्वेज के अंदर पढ़ी बहुत है, आप लिखते हो इडियम्स एंड फ्रेजेस ऐसे करके पढ़ी है ना, लेकिन इसका अर्थ समझने की कोशिश नहीं की है। अब इसका अर्थ समझने की कोशिश जो है वो यदि आप लोग कर लेते हैं ना, सेंटेंसेस जो होंगे, जो आपके क्लोजेज होते हैं वो आपके फ्रेजेस की सहायता से बने हुए होते हैं। अब देखना कि फ्रेज एक्चुअल में क्या होता है। फ्रेज की मैं यदि बात करूं तो ये जो होगा वो आपका एक टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। अब कॉम्बिनेशन जो होगा वो किनका होता है, वर्ड जो था वो तो आपका लेटर्स का कॉम्बिनेशन था, और यदि मैं फ्रेज की बात करता हूँ
तो फ्रेज जो है वो आपका वर्ड्स का कॉम्बिनेशन रहता है। अब वर्ड्स का कॉम्बिनेशन कैसे रहता है, आप लोगों के सामने बहुत छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे माइनर माइनर चीज़ें हैं, आराम से समझ में आ जाएंगी। यदि समझने की कोशिश करोगे तो इजीली जो है वो क्लियर हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, देखना मैं कुछ आपके सामने चीज़ें लिख रहा हूँ। जैसे मैं ये कहता हूँ कि इन द, और फिर हो गया आपका क्या, गार्डन। ठीक है। फिर जैसे मैं आपके सामने सिंपली स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, माई डॉटर। ठीक है। जैसे मैं आपके सामने स्ट्रक्चर लेता हूँ, इज रनिंग। ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर ले लिया, वेरी, और फिर मैं लिख देता हूँ इंटेलिजेंट। ठीक है। फिर जैसे मैं आपके सामने स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, ऑन द टेबल। फिर मैंने ये कहा कि माई कज़न, उसी हिसाब से मैं ये कह देता हूँ मेघाज, और फिर मैंने आपके सामने सिंपली लिख ब्रदर। अब देखना, यहाँ से यदि एक देख पा रहे हो आप चीज़ों को, तो होता क्या है कि ये जो चीज़ें आपके सामने मैंने लिखी हैं, इनके अंदर देखना कि वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कैसे, यदि मैं यहाँ से लेता हूँ तो एक शब्द मेरे पास इन है, एक मेरे पास द है, और एक मेरे पास क्या है, गार्डन है। एक मेरे पास माई है, एक मेरे पास आपका क्या हो गया, डॉटर। एक मेरे पास वर्ड इज है, एक मेरे पास रनिंग है, एक वेरी, एक आपका हो गया इंटेलिजेंट। यहाँ से यदि अपन आते हैं तो ऑन द, और फिर क्या हो गया, टेबल। यहाँ से बात करते हैं तो माई, उसके बाद में हो गया कज़न, और यहाँ से मैं बात करता हूँ तो मेघाज, और फिर हो जाएगा आपका क्या, ब्रदर। अब यहाँ से आपको एक चीज़ जो है वो यहाँ से दिखाई दे रही होगी कि ये जो है वो मैंने आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये आपको अर्थ तो दे रहे हैं। कहने का मतलब कि ये जो आपका कॉम्बिनेशन जो होगा वो आपका मीनिंगफुल तो होगा। मीनिंगफुल होने का मतलब आपको जो है वो अर्थ तो देगा, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो अर्थ होगा ये इनकम्प्लीट रहेगा। कहने का मतलब मीनिंगफुल तो होगा, लेकिन ये जो आपका स्ट्रक्चर जो बनता है, यानी कि फ्रेज जो बनता है, वो आपका इनकम्प्लीट मीन लिए वो होता है। यानी कि ये जो अर्थ होगा वो पूरा नहीं होगा। जैसे वाक्य जो है वो पूरा अर्थ दे देता है ना, उसी हिसाब से फ्रेज जो होगा वो पूरा अर्थ नहीं देगा। अब पूरा अर्थ नहीं देने का मतलब, मान लीजिए कि मैं इतने का आपका अर्थ लगाना चाहूँ तो इन द गार्डन, गार्डन में, यहाँ से मैं बोलूँ माई डॉटर, मेरी बेटी, इज रनिंग, दौड़ रहा है, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत होशियार, ऑन द टेबल, मेज पर, माई कजन, मेरा कजन, मेघाज ब्रदर, मेघा का भाई। तो यदि आप चीज़ों को नोटिस कर पा रहे हैं तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको अर्थ तो दे रही हैं, मीनिंगफुल तो हैं, लेकिन ये जो आपका इनका अर्थ है वो अपने आप में जो है वो क्या रह जाता है, इनकम्प्लीट रह जाता है। तो जब इन चीज़ों को आप यूज़ करते हो तो ये जो चीज़ें होंगी वो आपकी क्लोज के अंदर या फिर किसी न किसी सेंटेंस के अंदर आती हैं, और जुड़ के जो है वो कंबाइन होके जो है वो आपका अर्थ दे देंगी, लेकिन अर्थ जो होगा वो अधूरा रहेगा, पूरा अर्थ नहीं देगा। जैसे आपका सेंटेंस पूरा अर्थ देता है, तो उस हिसाब से ये जो आपकी स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाई हैं, ये आपका अर्थ तो देती हैं, लेकिन वो अर्थ जो होगा वो अधूरा रहता है। तो यही जो स्ट्रक्चर रहता है वो आपका कहलाता है फ्रेज। अब फ्रेजेस की जो है वो अलग अलग आपके पार्ट्स होते हैं कि किस टाइप की फ्रेज आपके किस हिसाब से काम में आती हैं, किस टाइप की किस काम में आती हैं। तो बेसिकली यदि अपन लैंग्वेज के अंदर पढ़ना चाहें तो फ्रेजेस अपने पास जो हैं वो अपने पास 5 टाइप की आती हैं भाई। सबसे पहले आपके पास फ्रेज जो आएगा वो रहेगा आपका नाउन फ्रेज। दूसरा जो आपके पास फ्रेज आता है वो आपका आता है एडजेक्टिव फ्रेज। तीसरा जो आपके पास फ्रेज आपका आता है वो आपका आता है वर्ब फ्रेज। चौथा जो आपके पास फ्रेज आएगा वो आपका आता है एडवर्ब फ्रेज। ठीक है। और पांचवा जो रहेगा, यानी कि जो आपकी लास्ट कैटेगरी आती है बेसिकली उसी को जो है वो आपका कहा जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये बेसिकली अपने पास 5 कैटेगरीज आती हैं, किन की, फ्रेज की कैटेगरी आएंगी। इसी कैटेगरी के अंदर सबसे पहला रहेगा नाउन फ्रेज, दूसरा मेरे भाई रहेगा एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा रहेगा वर्ब फ्रेज, चौथा रहता है एडवर्ब फ्रेज, और पांचवा क्या रहता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ये जो मैंने आपके सामने इनकी जो कैटेगरीज जो हैं वो अलग अलग रखी हैं,
ये एक्चुअल में आपकी होती क्या है, वो थोड़ा थोड़ा बेसिकली अपन आइडियाज जो है वो ले लेते हैं। यानी कि यहाँ से मैं यदि बात करता हूँ नाउन फ्रेज, तो इस नाउन फ्रेज के अंदर जो आपका हेड वर्ड रहेगा, यानी कि जो मुख्य शब्द रहता है, तो वो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि जो हेड वर्ड रहेगा वो आपका क्या रहता है, नाउन रहता है। यदि एडजेक्टिव फ्रेज की बात करूँ, तो यहाँ से जो आपका हेड वर्ड रहेगा, SW मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ भाई, तो यहाँ से जो आपका हेडवर्ड रहेगा वो आपका क्या रहेगा, एडजेक्टिव। यहाँ से मैं वो फ्रेज की बात करता हूँ, तो हेडवर्ड जो रहेगा वो आपका कोई ना कोई रहेगा क्या, वर्ब। यहाँ से अपन बात करते हैं तो हेडवर्ब जो होगा, जो हेडवर्ड रहेगा सॉरी, वो आपका हो जाएगा कोई ना कोई क्या, एडवर्ब। ठीक है। और यहाँ पे जो बेसिकली आपके सामने स्ट्रक्चर जो होंगे वो प्रीपोजिशनल फ्रेज के आते हैं, उसके अंदर देखिएगा आपके सामने जो स्ट्रक्चर आएंगे उनके अंदर ज़्यादातर के अंदर क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, कोई ना कोई प्रीपोजिशन। ठीक है। और प्रीपोजिशन के बाद में जो आपके अदर वर्ड्स होते हैं वो प्रीपोजिशन के बाद में यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं। तो कहने का मतलब यदि मैं नाउन फ्रेज की बात करता हूँ, तो नाउन फ्रेज के अंदर जो हेड वर्ड रहेगा, यानी कि मुख्य शब्द जो रहेगा वो आपका रहेगा नाउन। ठीक है। जो आपका हेड वर्ड एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर होगा वो आपका होगा एडजेक्टिव। यदि मैं वर्ब की बात करूँ, वर्ब फ्रेज की, तो इसमें हेड वर्ड रहेगा आपका वर्ब। और यदि मैं एडवर्ब की बात करता हूँ, तो इसके अंदर आपका हेडवर्ड जो रहता है वो आपका क्या रहता है, एडवर्ब। और यदि बात करते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज की, तो हेडवर्ड जो रहेगा वो इसके अंदर आपका क्या रहता है, प्रीपोजिशन, और इसके साथ में कुछ ना कुछ शब्द जो होंगे वो जोड़ के देता है। छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, जैसे अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया था, जैसे मैं ये कहता हूँ माई मदर। ठीक है। तो ये वाला जो है इसको मैं एक नाउन फ्रेज कह सकता हूँ, हेडवर्ड जो निकल के आता है वो कौन आता है, मदर। मान लीजिए मैं आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेता हूँ, मैंने ये कहा कि इज, और फिर हो गया आपका रनिंग। ठीक है। तो यहाँ से बात करते हैं तो दोनों के दोनों जो हैं वो वर्ब हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो हो जाएगा वो आपका वर्ब फ्रेज हो जाएगा। मान लीजिए कि मैं ये कहता हूँ कि वेरी, और फिर हो गया फास्ट। ठीक है। तो ये वाला जो है वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ये इसको भी डिफाइन कर रहा है, तो ये भी जो है वो एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडवर्ब को डिफाइन करने का काम जो है वो आपका कौन करता है, एडवर्ब ही करता है। तो दोनों एडवर्ब मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वाला जो हो जाएगा वो आपका जो फ्रेज जो आपका सामने बन रहा है, ये फ्रेज जो होगा वो आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। उसी हिसाब से अपन ने कुछ से पहले भी लिखा था कि इन द गार्डन। ठीक है। अब मैं यदि बात करता हूं तो इन आ गया, शुरू में दिख रहा है प्रीपोजिशन, फिर आपके कुछ वर्ड्स जुड़ जाते हैं, तो कहने का मतलब ये जो फ्रेज होगा वो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज रहता है। उसी हिसाब से मैंने जो आपका शब्द है वो लिख दिया सो हॉट। ठीक है। तो इसकी मैं बात करता हूँ तो एडजेक्टिव के तौर पे ये वाला जो है वो एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है। क्यों? एडजेक्टिव को जब डिफाइन करने का काम होता है ना, यानी कि कोई भी एडजेक्टिव को डिफाइन करने का काम हो, तो वो जो है वो आपका कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो यहाँ से आपको जो है वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि नाउन फ्रेज क्या होगा, कि ऐसा फ्रेज होगा जिसमें हेडवर्ड आपका नाउन होगा। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा, ऐसा फ्रेज होगा जिसके अंदर आपका हेडवर्ड एडजेक्टिव रहेगा। वो फ्रेज की बात करता हूँ तो हेडवर्ड जो होगा वो वर्ब रहेगा। एडवर्ब फ्रेज की बात करता हूँ तो हेडवर्ड जो होगा वो एडवर्ब होगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा, इसके साथ में कुछ शब्द जो होंगे वो जुड़े हुए रहते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं वो आपके काम कैसे करती हैं, जब आप आगे जाके क्लोजेज पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं, तो उनके अंदर क्या होंगे कि फ्रेजेज जो हैं वो आपकी जुड़ी हुई रहती हैं। समझ में आ रही है बात, कि फ्रेजेज जो होंगी वो जुड़ी हुई रहती हैं, और फ्रेजेज आपस के अंदर जुड़ के क्लोजेज का या फिर सेंटेंसेस का जो है वो आपका निर्माण कर देती हैं। ध्यान रखना कि फ्रेज जो होगा वो या तो एक शब्द भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा जो होगा वो भी आपका फ्रेज जो होगा वो शब्द हो सकता है। यानी कि एक से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन यदि बनता है, मीनिंगफुल हो लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग हो, तो उसी को जो है वो फ्रेज कहते हैं। एक शब्द होगा या एक से ज़्यादा शब्द होंगे तो उनको जो है वो फ्रेजेस की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो ये जो था वो आपका फ्रेज का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि फ्रेज जो होगा वो एक्चुअल में क्या होता है। आगे चलते हैं। इसके बाद में अभी जो है वो मैंने आपके सामने दो आइडेंटिटीज और रखी थी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। एक तो आपके पास जो आइडेंटिटी आती है वो क्या आती है, क्लोज की आती है। और एक अपने पास जो आइडेंटिटी आती है वो किसकी आती है, सेंटेंस की आती है। ठीक है। अब क्लोज और सेंटेंस में फ़र्क क्या होता है, कहने का मतलब सबसे पहले इनके अंदर जो सिमिलरिटी रहती है, क्लोज और सेंटेंस के अंदर सिमिलरिटी क्या रहेगी, कि एक तो जो होगा वो आपका क्लोज के अंदर आपको मिलता है क्या, सब्जेक्ट, यानी कि जिसको कर्ता कहते हैं, काम को करने वाला। और एक जो क्लोज के अंदर रहेगा वो आपका वहाँ पे जो मौजूद रहता है वो क्या रहता है, वर्ब रहता है। उसी हिसाब से यदि मैं सेंटेंस की बात करता हूँ, तो सेंटेंस के अंदर क्या रहेगा, एक तो आपके पास रहता है क्या,
सब्जेक्ट, और एक सेंटेंस के अंदर आपके पास मौजूद रहता है क्या, वर्ब। यानी कि दोनों की यदि मैं बात करता हूँ तो सिमिलरिटी क्या रहती है, सिमिलरिटी दोनों में ये रहती है कि दोनों के अंदर ही जो है वो आपका एक सब्जेक्ट और एक आपके पास क्या रहता है, वर्ब रहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जी सब्जेक्ट और वर्ब तो लिख दिया, लेकिन दोनों फिर सेम ही होगी तो दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है। अब डिफरेंस देखना कहाँ आता है, जब मैं बात करता हूँ क्लोज की, तो क्लोज मेरे पास बेसिकली दो कैटेगरी के आएंगे। एक तो मेरे पास क्लोज जो होगा वो आपका होगा डिपेंडेंट कैटेगरी का, यानी कि एक तो मेरे पास जो क्लोज रहेगा वो डिपेंडेंट कैटेगरी का रहेगा, और एक मेरे पास जो है वो क्लोज आ जाता है मेरे पास इंडिपेंडेंट कैटेगरी। ठीक है, तो एक तो मेरे पास क्लोज जो रहेगा वो अपना डिपेंडेंट कैटेगरी का आ जाएगा, और एक क्लोज जो होगा वो मेरे पास रहेगा इंडिपेंडेंट कैटेगरी का। अब होता क्या है कि यदि क्लोज जो है वो डिपेंडेंट कैटेगरी का है, डिपेंडेंट कैटेगरी का होने का मतलब कि दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये जो क्लोज होगा वो अपने आप में दूसरे स्ट्रक्चर के बिना क्या माना जाता है, इनकम्प्लीट। अभी इन चीज़ों को समझेंगे, पहले इनका जो है वो बेसिक देख लीजिए कि चीज़ें होती क्या है। और जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है वो अपने आप में जो रहेगा वो आपका क्या रहता है, हमेशा कंप्लीट रहता है। तो अब क्या होगा कि यदि आपका कोई भी क्लोज जो है वो इंडिपेंडेंट है यानी कि कंप्लीट है, तो उसी क्लोज को जो है सिंपली लैंग्वेज के अंदर आपका क्या कहा जाता है, सेंटेंस कहा जाता है। तो सीधी सी बात ये होगी कि क्लोज यदि डिपेंडेंट कैटेगरी का है तो वो इनकम्प्लीट मीन देता है, यानी कि इसको ये वाला जो डिपेंडेंट लिखा है ना अपन ने, इस डिपेंडेंट को अपना अर्थ देने के लिए दूसरे के ऊपर क्या रहता है, क्या रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसलिए इसको अपन डिपेंडेंट कैटेगरी का क्लोज कहते हैं। और इंडिपेंडेंट को जो है वो अपना अर्थ देने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, तो इसलिए इसको जो है वो आपका जो इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, इस ये अपने आप में पूरा अर्थ देता है, और इंडिपेंडेंट क्लोज को ही सेंटेंस कहा जाता है। अब देखना छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैं एक सिंपल सा सेंटेंस ले रहा हूँ, फिर इनको डीपली समझते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि व्हेन आई सॉ हर, फिर हो गया शी वॉज स्माइलिंग। ठीक है, और इसी को दूसरे तरीका लिखने का जो हो जाएगा, शी वॉज स्माइलिंग, फिर आपका हो जाएगा व्हेन आई सॉ हर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से मैं यदि बात करता हूँ तो स्ट्रक्चर की यदि अपन बात कर लेते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखना, व्हेन आई सॉ हर, यहाँ पे ये वाला व्हेन जो है वो कंजक्शन की तरह काम कर रहा है, इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है भाई जान। इसके मतलब हो गया आपका क्या, जब। ठीक है, तो यदि आप इसको ले यहाँ से लेके यहाँ तक आते हैं, तो जब मैंने उसे देखा, अब एक चीज देखना कि ये जो व्हेन यहाँ पे लगा हुआ है ये कंजक्शन के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने कोमा लगाया है, ये ध्यान रखिएगा, ये लिखने के एरर होते हैं। यहाँ पे मैंने कोमा लगा दिया है, आगे मैंने कहा कि सी वॉज स्माइलिंग। अब क्या हुआ कि ये वाला जो क्लोज है जिसके अंदर कंजक्शन नहीं जुड़ा हुआ है, इसको उठा के अपन ने पहले रख दिया क्या, सी वॉज स्माइलिंग। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कंजक्शन आ गया बीच में, तो इस वाले क्लोज को और इस वाले क्लोज को जोड़ने का काम कंजक्शन ने कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने कोई भी कोमा नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं बात करता हूँ, तो ये जो क्लोज है व्हेन आई सॉ हर, तो कंजक्शन तो आपका पहले आ गया सबसे पहले। अब मुझे दो क्लोजेस को जोड़ना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है वो मैंने आपका क्या प्लेस कर दिया, कोमा प्लेस कर दिया। पहली बेसिक सी बात तो ये। अब यहाँ से यदि आप देखते हैं तो चीजें देखना वेरी किस हिसाब से करती हैं। अब मैं यहाँ से एक काम करता हूँ कि जो आपका दूसरे वाला जो क्लोज है यानी कि ये वाला, इसको अपन सिंपली एक बार रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ से यदि अपन बात करते हैं तो व्हेन आई सॉ हर, इसका मतलब क्या निकलता है, जब मैंने उसे देखा। तो ये वाला जो थॉट है ये अपने आप में इनकम्प्लीट है भाई, ये थॉट अपने आप में इनकम्प्लीट है। तो इस थॉट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो है वो मुझे कोई ना कोई स्ट्रक्चर जो होगा वो डालना पड़ेगा। उसी हिसाब से यहाँ पे आ जाइए, उसी चीज को मैंने अब वापस आपका रीराइट किया है। यहाँ से इतना हटा देते हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये जो है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो यदि अपन इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन आई सॉ हर। तो यहाँ पे ये कंप्लीट आइडिया नहीं दे पा रहा है कि जब मैंने उसे देखा, तो इसको अपना आइडिया कंप्लीट करने के लिए जो है वो दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको अपन वापस पूरा कर देते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि सी वॉज और फिर आपका हो जाएगा स्माइलिंग।
ठीक है, ये मैंने पूरा कर दिया। फिर से मैंने यहाँ पे कोमा लगाया और फिर से मैंने ये जो स्ट्रक्चर है इसको पूरा कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा कि सी वॉज और फिर हो गया क्या, स्माइलिंग। अब देखना, ये वाला जो स्ट्रक्चर था इतना, इसको अपना अर्थ देने के लिए इस वाले के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। समझ में आ रही है बात? यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो अपना अर्थ देने के लिए इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर सब्जेक्ट तो है ये वाला और वर्ब भी है, लेकिन ये जो है वो अपना अर्थ देने के लिए डिपेंड कर रहा है। तो इसको जो है मैं सीधी सी बात है कौन सी कैटेगरी का लिख सकता हूँ, आपका डिपेंडेंट। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि इसको अपना अर्थ देने के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है, साथ वाले क्लोज के ऊपर। तो कहने का मतलब ऐसा क्लोज जो दूसरे क्लोज के ऊपर डिपेंड करता है उसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लोज। अब एक चीज यहां से यदि आप नोटिस करते हो तो मैं एक काम करता हूं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको मैं रिमूव कर देता हूं। अब देखना चीजें, देखना किस हिसाब से चलती हैं। अब क्या हो गया कि सी वॉज स्माइलिंग। अब सी वॉज स्माइलिंग यदि मैं इसकी बात करता हूं, ये जो इतना स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, तो इस स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करते हैं तो अपने आप में कंप्लीट है, वह हंस रही थी। तो इसको अपना अर्थ देने के लिए जो है वो दूसरे के ऊपर क्या नहीं रहना पड़ रहा, डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक शब्द जो है वो रख रहा हूँ कि ये जो क्लोज होगा वो आपका किस टाइप की कैटेगरी का हो जाएगा, इंडिपेंडेंट कैटेगरी का हो जाएगा। और अब यदि ये इंडिपेंडेंट कैटेगरी का हो गया तो इतना जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो इतना मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, सी वॉज स्माइलिंग, तो इसको मैं अकेले को, वो साथ में नहीं जोड़ा है मैंने पहले वाला, इसको मैं सिंपली शब्दों के अंदर क्या कह सकता हूँ कि ये जो है वो आपका क्या हो गया है कि सेंटेंस हो गया। इसको कंप्लीट कर देते हैं भाई। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हो जाएगा कि व्हेन आई तो हर, आपका कोमा, सी वॉज स्माइलिंग। तो दो चीजें निकल के आ गई क्या, एक तो इसको अपना अर्थ देने के लिए जो है वो इस वाले के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो क्लोज होगा वो तो हो जाएगा डिपेंडेंट श्रेणी का। इसको अपना अर्थ देने के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है तो ये क्लोज हो जाएगा कौन सी श्रेणी का, इंडिपेंडेंट कैटेगरी का। और इंडिपेंडेंट क्लोज की एक खास चीज होती है कि इंडिपेंडेंट क्लोज जो रहेगा वो आपका अपना अर्थ देने के लिए दूसरे पे क्या नहीं रहता है, डिपेंड नहीं रहता है। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट क्लोज जो है इसको सिंपली अपने शब्दों के अंदर क्या कहा जा सकता है, सेंटेंस कहा जा सकता है। आगे एक चीज और आती है, यदि आप डिपेंडेंट कैटेगरी को देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो है वो मैंने जोड़ा है आपका क्या, वैन जोड़ा गया है। तो ये जो वैन होगा ना, ये वाला आपका कंजक्शन के तौर पे काम करता है। और जब आप डिपेंडेंट कैटेगरी के जो क्लोजेज हैं उनको लेंगे तो ये जो कंजक्शन है इनको आपका लैंग्वेज के अंदर कहा जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये अभी अपन जब कंजक्शन का टॉपिक आएगा तो इन चीज़ों को डीपली पढ़ेंगे कि ये जो आपका कंजक्शन रहता है वो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन काम क्या करता है कि जो डिपेंडेंट क्लोज होगा ना उसको इंडिपेंडेंट क्लोज से जोड़ने का काम जो करेगा वो आपका कौन सा करता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन करता है। जोड़ने का काम करेगा, ध्यान रखिएगा, ये अपन जो है वो आगे कंजक्शन के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ से सीधा सा आइडिया क्या आ गया कि क्लोज जो होगा वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है। सेंटेंस भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है। दोनों के अंदर डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, क्लोज की यदि अपन बात करते हैं तो क्लोज आपके सामने जो है वो दो कैटेगरी के आते हैं। एक तो आपका रहता है डिपेंडेंट क्लोज, एक आपका रहता है इंडिपेंडेंट क्लोज। यदि क्लोज जो है वो आपका डिपेंडेंट कैटेगरी का है तो उसको अपना अर्थ देने के लिए किसी न किसी दूसरे स्ट्रक्चर पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो डिपेंडेंट क्लोज जो होगा वो अपने आप में क्लोज ही कहलाता है। एक डिपेंडेंट क्लोज को आप सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। लेकिन यदि वही क्लोज जो है वो आपका इंडिपेंडेंट क्लोज बन जाए, यानी कि इसको अपना अर्थ देने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, तो अब ये इंडिपेंडेंट क्लोज जो होगा वो आपको एक कंप्लीट थॉट देता है। तो कहने का मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लोज को जो है मैं एक सेंटेंस बोल सकता हूँ। समझ में आ गई बात? और जब अपन डिपेंडेंट क्लोजेस की बात करेंगे तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के जरिए जुड़े हुए रहते हैं और ये वाले जो है वो साथ वाले स्ट्रक्चर पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ये बात है। चलिएगा इसके बाद में थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ उनमें देखिएगा कि ये डिपेंडेंट क्लोज जो है और इंडिपेंडेंट क्लोज है वो किस हिसाब से काम करता है। जैसे मैं करता हूँ टू वॉक हार्ड, फिर हो गया यू विल पास द एग्जाम। फिर मैं कहता हूँ इफ इट ends we will go for
फिर मैं कहता हूँ when I met, फिर आपका हो गया माधुरी was फिर मैं कहता हूँ do you know the place, और फिर हो गया आपका yesterday, और ये आपका बात। छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, इनको देख लेते हैं कि ये वाली चीज़ें जो होंगी वो किस हिसाब से वेरी करती हैं। अब देखना, यदि मैं इतना स्ट्रक्चर की बात करता हूँ ना, इफ़ यू वर्क हार्ड, तो यहाँ से यदि आप देखते हैं, देखिएगा कि इतना स्ट्रक्चर जो मैंने आपके सामने लिखा है ये वाला, इफ़ यू वर्क हार्ड, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका अर्थ आपको क्या दे रहा है कि यदि आप मेहनत करते हैं, तो यदि आप मेहनत करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यू विल पास द एग्जाम, ऐसे करके लिखा हुआ है। लेकिन यदि मैं आगे वाला स्ट्रक्चर हटा देता हूँ, आगे वाला स्ट्रक्चर हटाने का मतलब कि उस स्ट्रक्चर को जो है वो एक बार छोड़ दीजिए, तो इस स्ट्रक्चर को अपना अर्थ देने के लिए जो है वो इसके ऊपर क्या रहना पड़ेगा, डिपेंड रहना पड़ेगा। आगे मैं चलता हूँ कि इफ इट रेन्स, कोमा लगा हुआ है भाई, वी विल गो फॉर ए पिकनिक, कहने का मतलब यदि बारिश होती है तो हम लोग जो है वो किसके लिए जाएंगे, पिकनिक के लिए जाएंगे। यदि बारिश होती है तो कुछ ना कुछ जो होगा वो इसको कंप्लीट करने के लिए जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद में देखिएगा व्हेन आई मेट माधुरी, जब मैं माधुरी से मिला, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको अपना अर्थ देने के लिए इसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, शी वाज क्राइंग। फिर मैं कहता हूँ कि डू यू नो द प्लेस, क्या तुम वह जगह जानते हो, वेयर वी मेट यस्टरडे, समझ में आ रही है बात। अब देखना कि ये वाला जो मैंने लिखा है कि डू यू नो द प्लेस वेयर वी मेट यस्टरडे, जहां हम कल मिले, ये कंजक्शन है भाई, ध्यान रखना, यहाँ पे जो है वो कंजक्शन है, इसको जो है वो इंटरोगेटिव वर्ड मत समझ लेना, इससे संबंधित कुछ चीजें जो है वो ऐसे नहीं पूछी हैं। तो डू यू नो द प्लेस, क्या तुम उस स्थान को जानते हो जहाँ पे हम लोग कल मिले थे, तो ये यहाँ पे कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। अब मैं यदि इतने को हटा दूं तो इसको अपना अर्थ देने के लिए इसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात। तो कहने का मतलब यदि मैं क्लोज की बात करता हूँ तो ये वाला जो हो गया वो तो आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लोज। इसकी मैं बात करता हूँ तो ये वाला क्लोज जो होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लोज। इफ इट रेन्स, इसकी मैं बात करता हूँ तो ये क्लोज आपके सामने आ जाएगा कौन सी कैटेगरी का, डिपेंडेंट का। इसकी मैं बात करता हूँ वे विल गो फॉर ए पिकनिक, तो ये वाला जो क्लोज हो जाएगा वो आपका कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लोज। व्हेन आई मेट माधुरी, इसकी मैं बात करता हूँ तो डिपेंड रहना पड़ रहा है भाई, देखिएगा, तो ये जो होगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा। इसकी मैं बात करता हूँ तो सी वॉज क्राइंग, ये आपका कैसा क्लोज हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लोज। डू यू नो द प्लेस, इसकी मैं बात करता हूँ तो इसकी मैं बात करता हूँ तो ये जो होगा वो आपका इंडिपेंडेंट कैटेगरी का हो जाएगा। और इसकी मैं बात करता हूँ तो ये वाला जो हो जाएगा वो आपका कैसे कैटेगरी का हो जाएगा, डिपेंडेंट का। अब यहाँ से देखना कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का अर्थ समझ में आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट जो होगा वो अपना अर्थ दे देगा और डिपेंडेंट जो होगा वो आपको अर्थ जो होगा वो दूसरे स्ट्रक्चर के बिना नहीं दे पाएगा। यहाँ से छोटी सी चीज पूछ ली जाती है कई बार, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिखा है इसको कुछ इस हिसाब से लिख के दे दिया जाएगा, वेयर डिड वी मेट, और फिर आपका हो गया यस्टरडे, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे एक दिक्कत क्या होगी कि ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हो। यहाँ से मैं यदि बात करता हूँ तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया भाई, ठीक है, ये वाला जो हो गया वो आपका वाक्य का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हो, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है। तो यदि मैं इस स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो ये स्ट्रक्चर जो होगा वो इसके हिसाब से वेरी करेगा जो पहले वाला है, क्योंकि क्वेश्चन आप ऑलरेडी पूछ चुके हो। और दूसरी बात क्या है कि ये वेयर जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहाँ पे ये जो काम कर रहा है वो आपका किसकी तरह काम कर रहा है, कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। तो ये वाला लिखना जो होगा वो गलत माना जाएगा। क्यों, यहाँ पे किया क्या कि आपने जो वेयर है ये वाला, इसको कंजक्शन की तरह यूज नहीं किया, आपने यहाँ पे इस वेयर को जो है वो एक क्वेश्चन वर्ड बना दिया। और क्वेश्चन वर्ड का मुझे यूज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का यूज कर चुका हूँ। तो वेयर डिड वी मेट यस्टरडे बोलना गलत होगा, मुझे यहाँ पे कंजक्शन के तौर पे वेयर का यूज किया है, तो सिंपली यहाँ पे कोई ना कोई क्लोज जो होगा वो लिखना पड़ेगा। और ये जो क्लोज होगा वो आपका डिपेंडेंट कैटेगरी का होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, यदि ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया जाए और बीच में कोई कंजक्शन, ये कंजक्शन इसलिए डालता है
क्योंकि ये जो कंजक्शंस होते हैं वो आपका क्वेश्चन वर्ड की तरह भी काम करते हैं। तो आप लोगों के सामने क्या चीज़ आती है, आप लोग क्या सोचते हैं कि जी ये जो आप बीच में लिखा गया शब्द है ये तो आपका क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड जहाँ कहीं भी आ जाता है अपन लोग क्या करते हैं कि जैसे अपन टेंस के अंदर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि WH वर्ड हो गया, WH वर्ड के बाद में अपन सीधा सिंपली क्या रख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो है वो सिंपली अपन लोग क्या प्लेस कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं, यही होता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर ये जो आपका वेयर है ये WH वर्ड थोड़ी ना है यहाँ पे, यानी कि ये जो है वो आपका सॉरी WH वर्ड तो है लेकिन ये यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यानी कि ये जो वेयर है वो यहाँ पे कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। तो इसके बाद वाला जो क्लोज है इसको इंटेरोगेटिव नहीं बनाइएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपका सीजीएल कई बार पूछ चुका है। तो ये जो है वो आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको जो है वो कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं कि ये बेसिक चीज़ें जो होंगी वो आपकी काम किस हिसाब से करती हैं, अभी काफ़ी हैं इसके अंदर। जब अपन आगे जाएंगे तो जो सेंटेंस है उसके अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे कि सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स कौन से होते हैं। जैसे आपका सेंटेंस की यदि पार्ट करेंगे तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसी हिसाब से सब्जेक्ट को जो है वो बड़ा बना के दे दिया जाता है जिसको अपन सब्जेक्ट इनलार्जमेंट कहते हैं, या फिर सब्जेक्ट के साथ में कुछ ना कुछ उसके एट्रीब्यूट्स जुड़े हुए होते हैं जिनको सहायक कहते हैं। आपका अपोजिटिव वर्ड्स होते हैं, वो भी काफ़ी चीज़ें जो होंगी वो अभी आगे आने वाली हैं। सिर्फ थोड़ा सा जो है वो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये काम कैसे करती हैं। एक बार जो है मैं आपके लिए इन सारी चीज़ों को जो है वो रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था कि लेटर्स जो है वो एक्चुअल में क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। टोटल अपने पास 26 होते हैं, जिनमें से 5 वोवल्स होते हैं और बाकी के बचे हुए जो हैं वो आपके क्या रहते हैं, कॉन्सोनेंट्स रहते हैं। समझ में आ गई बात। इसके बाद में आगे जो चीज़ थी वो क्या थी कि अल्फ़ाबेट, यहाँ से एक क्वेश्चन उठाता है एसएससी, ध्यान रखना उठाया हुआ है पहले, जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हैं उनके अंदर पूछा गया है। अल्फ़ाबेट होता है एक भाषा के, यदि मैं वर्णमाला की बात करूँ तो उसको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, ध्यान रखना। अल्फ़ाबेट शब्द का प्लूरल बनाना, यानी कि ये लिखना, ठीक है, ये जो लिखना है वो तब सही माना जाएगा जब आप बहुत सारी लैंग्वेजेस की बात कर रहे हो, यानी कि मैनी लैंग्वेजेस जब आप यूज़ कर रहे हो ना, तब आपका अल्फ़ाबेट शब्द का यूज़ करना गलत माना जाएगा। अदरवाइज एक यदि मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे अल्फ़ाबेट शब्द का ही यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट वन अपन चलते हैं। फिर आपका लिया था मैंने वर्ड। वर्ड के लिए अपन ने क्या देखा था कि वर्ड जो है वो सिंपली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होता है, यानी कि लेटर्स का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन लेटर्स का कॉम्बिनेशन जो रहेगा वो आपका मीनिंगफुल रहता है भाई। मीनिंगफुल होने का मतलब आपको एक अर्थ देगा। यहाँ पे देख पा रहे हो एप्पल आपका सेव, लाइन, शेर हो गया, डेफ, बहरा हो गया। इनको कहने का मतलब लेटर्स को आप हर किसी तरीके से नहीं जोड़ सकते, हर किसी तरीके से जोड़ोगे तो वो जो आइडेंटिटी होगी वो वर्ड नहीं कहलाएगी। आगे चलोगे तो आगे आपके सामने मैंने फ्रेज बताया था। फ्रेज जो होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि शब्दों का कॉम्बिनेशन रहेगा, और कॉम्बिनेशन जो होगा वो आपका कैसा होगा, मीनिंगफुल रहेगा। और मीनिंगफुल तो होगा लेकिन पूरा अर्थ नहीं देगा, क्योंकि यदि पूरा अर्थ ही दे देता है तो वो सेंटेंस बन जाएगा। तो उसी हिसाब से मैंने कुछ आपके सामने फ्रेजेस लिखी हैं, ये फ्रेजेस जो होंगी वो आपका किस हिसाब से काम करती है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पे क्या था कि फ्रेजेस के मैंने आपको पार्ट बताए थे कि नाउन फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो यदि मैं नाउन फ्रेज की बात करता हूँ तो इसके अंदर जो आपका हेडवर्ड रहेगा, यानी कि जो मुख्य शब्द रहेगा वो आपका नाउन रहता है, ये बात ध्यान रखेंगे। यदि मैं बात करता हूँ एडजेक्टिव फ्रेज की तो इसके अंदर आपका जो हेडवर्ड रहता है वो आपका रहता है एडजेक्टिव। यदि मैं वर्ब फ्रेज की बात करता हूँ तो हेडवर्ड आपका वर्ब रहेगा। यदि मैं एडवर्ब फ्रेज की बात करता हूँ तो जो हेडवर्ड होगा वो आपका क्या रहेगा, एडवर्ब रहेगा। और यदि प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात करते हैं तो इसके अंदर प्रीपोजिशन होगा, और प्रीपोजिशन के साथ में जो होंगे वो कुछ ना कुछ शब्द जुड़े हुए रहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पे जो अपन ने पढ़ा था वो क्या था कि क्लोज और सेंटेंस क्या होते हैं भाई। अब क्लोज क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, और यदि सेंटेंस की बात करता हूँ तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। डिफरेंस कहाँ आ जाएगा। क्लोज की अपन बात करते हैं तो दो टाइप की कैटेगरी अपने पास आती है। एक तो अपने पास जो होगा वो आपका रहता है डिपेंडेंट क्लोज, एक क्लोज जो रहेगा वो आपका रहता है इंडिपेंडेंट क्लोज। यदि क्लोज आपका डिपेंडेंट कैटेगरी का है तो उसको सेंटेंस नहीं कहा जा सकता, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन यदि क्लोज आपका इंडिपेंडेंट कैटेगरी का है यानी कि वो डिपेंड नहीं कर रहा है अपना अर्थ देने के लिए, तो उसको जो है वो सिंपली सेंटेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। डिपेंडेंट क्लोज जो रहेंगे वो आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जरिए जुड़े हुए रहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, वो जब अपन कंजक्शन का टॉपिक डीपली पढ़ेंगे तब देखेंगे ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो आपका सिर्फ क्या रहेगा कि डिपेंडेंट जो क्लोज होगा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जरिए जुड़ा हुआ रहता है। इंडिपेंडेंट क्लोज जो होगा वो आपका
सिंपली किसी दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर जो होगा वो डिपेंड नहीं करता है। अर्थ देने के लिए इंडिपेंडेंट क्लोज को आप सेंटेंस कह सकते हैं, सीधी सी बात ये होती है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को जब अपन शुरू में लेते हैं, एक मिनट, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को जब अपन शुरू में लेते हैं तो दूसरे क्लोज को जोड़ने से पहले कोमा लगाना पड़ेगा। यदि दूसरे क्लोज को उठा के पहले लेके आ गए, बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ले लिया, फिर दूसरा क्लोज रख दिया, तो दोनों को जोड़ने के लिए जो है वो आपका कोमा की जरूरत नहीं पड़ती। आगे जो लास्ट वन जो आपकी जो पेज है, इसके ऊपर मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस जो है वो बताए थे। और एक ये ध्यान रखिएगा कि जब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो बीच में कुछ WH वर्ड्स ऐसे दे देगा जो आपका कंजक्शन की तरह भी काम करते हैं और आपका क्वेश्चन वर्ड की तरह भी काम करते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे क्लोजेस के अंदर क्या होगा कि WH वर्ड यदि कंजक्शन की तरह काम कर रहा हो तो ये यहाँ वाला जो आपका सेंटेंस जो क्लोज रहता है इसको इंटरोगेटिव मत बनाइएगा। SSC ने काफ़ी बार यहाँ से चीज़ें जो हैं वो यहाँ से उठाई हैं। तो ये जो है वो अपन ने बेसिक नॉलेज ले लिया है। कल देखते हैं कि पार्ट्स जो होंगे वो किस हिसाब से काम करते हैं। तो जो सारा सिलेबस होगा वो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा भाई। CGL के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितना भी वोकेब होगा वो सारा का सारा यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चैनल को जो है वो आपका लाइक कीजिएगा और हो सके उतना जो है वो अपने दोस्तों को जो है वो इसको शेयर कीजिए। बाकी अपन कल करते हैं। थैंक यू।